नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। बीपीएससी स्पेशल 60 वीडियो सीरीज में यह है वीडियो नंबर 2 और इस वीडियो में लेकर आया हूं अर्थशास्त्र के शानदार प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले एक वीडियो लाया हूं मैं, उसमें जीके पॉलिटी के चयनित प्रश्न ला चुका हूं। वो वीडियो नहीं देखा है आपने, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप वो वीडियो भी देखना। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। इसमें से कौन सी है सर्वाधिक उपयुक्त माप किसी देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाने की, ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बच्चे यहां पे मैं उत्तर बताने से पहले आपको मैं डिटेल डिस्कशन बता रहा हूं। जीडीपी जो है ये आधारभूत माप है किसी देश की वृद्धि को दर्शाने का। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है ये समुचित आकलन करता है, इसको एनडीपी बोलते हैं। ये समुचित आकलन दर्शाता है किसको, क्या देश की आर्थिक वृद्धि को। लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त माप है किसी देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाने का, वो कौन सा है, वो है प्रति व्यक्ति उत्पाद। अर्थात जो भी जीडीपी है, जो एनडीपी है, उसको जब हम डिवाइड कर देंगे किससे, जब पॉपुलेशन से, जनसंख्या से जब उसको भाग दे देंगे तो निकलेगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। यही दर्शाएगा सबसे अच्छे तरीके से किसको, किसी देश की आर्थिक वृद्धि को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। क्या अपनाया गया था 1991 के नई आर्थिक नीति में? उदारीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 1991 में जब आर्थिक नीति अपनाई गई तो उसमें क्या क्या शामिल थे? उसमें थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। LPG, L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये उस नीति के मुख्य तथ्य थे, मुख्य उसके घटक थे। और इसका विरोध किया जा रहा है अभी भी, किसके द्वारा? विकसित देश भी विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में जो आर्थिक नीति अपनाई गई उसका क्यों कर रहे हैं विकसित देश विरोध? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे देश में जो आर्थिक नीति अपनाई गई, जो LPG के जो सिद्धांत अपनाए गए, उसको समय पर नहीं अपनाया गया और पूर्णतः नहीं अपनाया गया। और देश के भीतर भी आर्थिक नीति का विरोध होता है। ये कहेगा कि ये पूंजीवाद का अंगीकरण कर रहा है और हमारे संविधान में जो समाजवाद की धारणा है, समाजवाद के बारे में जो बात कही गई है, उसका ये अगेंस्ट है। इसलिए देश के भीतर भी विरोध है और बाहर भी विकसित देश विरोध कर रहे हैं हमारे आर्थिक नीति का। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? किससे समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, कृषि विकास, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर। समावेशित विकास में क्या आता है? समग्रता के साथ प्रगति, यानी कि सबका विकास। और गरीबी को कम किया जाना इसका एक प्रमुख घटक है। गरीबी को कम करना इसका एक प्रमुख घटक है। तो केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके गरीबी को कम नहीं किया जा सकता है, केवल राष्ट्रीय आय में ही वृद्धि करके। इसके लिए क्या होगा? समग्रता अपनानी पड़ेगी, सबको शामिल करना पड़ेगा, पूरे समाज का विकास करना पड़ेगा। बाकी कृषि विकास तो इसका मुख्य घटक है ही। तो कृषि विकास हो गया, कृषकों को पर्याप्त साख हो गया, और ग्रामीण विकास जो है ये समावेशित विकास करने में सहायक हो सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, बहुफसलीय योजना, इनमें से कौन सा भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा भूफसलीय योजना। जो भूफसलीय योजना है ये भूमि सुधार के
हिस्से नहीं है, क्या हिस्सा नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या था, जो भू स्वामित्व था वो कुछ लोगों के पास ही था, कुछ हाथों में ही केंद्रित था। इसीलिए काश्तकारी सुधार की गई, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, जिससे कि भूमि सब तक पहुंच सके, भूमि तक सबका पहुंच हो सके, सबके हाथ में भूमि हो, कुछ विशेष लोगों के पास ही भूमि नहीं रह जाए। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, क्वेश्चन है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपको बताना है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन कहां से होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR जो है ये प्रकाशित करती है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ICAR का मुख्यालय कहां पे है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई तब निम्न में से कौन इससे संबंधित थे। हरित क्रांति जब शुरू हुई थी तो किसका संबंध था, इससे ये बताना है आपको। ऑप्शन है सी सुब्रमण्यम, MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, रफी अहमद किदवई या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग क्या देंगे, आप लोग बताइए। MS स्वामीनाथन। यदि आप MS स्वामीनाथन देते हैं तो आप गलत हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, तो चलिए अब समझिए आप क्यों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ई। चलिए समझते हैं क्यों। तो जो हरित क्रांति हुई कब थी प्रारंभ भारत में, तो ये प्रारंभ हुई थी 1966 ईस्वी में, 1966 में। हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था MS स्वामीनाथन का, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे वो। और सी सुब्रमण्यम कौन थे, उस समय देश के कृषि मंत्री थे। और इंदिरा गांधी कौन थी, तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो जब भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ तो ये सबके सब इनसे संबंधित थे, A, B और C। ओके, अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए 1948 की औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी 1956 की औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी 1980 की औद्योगिक क्रांति या फिर ऑप्शन डी 1991 की औद्योगिक क्रांति। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा 1956 की औद्योगिक क्रांति में विचार रखा गया था संयुक्त क्षेत्र का। इसमें क्या था, इसमें औद्योगिकरण की बात कही गई थी, जिसमें कि सार्वजनिक व सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करना शामिल था। ओके, अगला प्रश्न देखिए बच्चे, क्वेश्चन है बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया था। भारत के अलावा किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया था। और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, ये 2 बार फ्रांस आ गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहां पे जर्मनी है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बोकारो इस्पात की स्थापना कब हुई थी, ये बना था 1964 ईस्वी में, 1964 में। और इसमें सहयोग लिया गया था उस समय के सोवियत रूस का। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चे भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, विनिर्माण, वानिकी और मत्स्यिकी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहां पे एक से अधिक है। तो कौन कौन से होते हैं तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में आता है जो भी सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर जो होता है वो आता है तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे व्यापार एवं परिवहन और वित्त एवं वास्तविक संपदा जो है ये आता है सर्विस क्षेत्र के अंतर्गत। ये दोनों है तृतीय क्षेत्र के पार्ट। विनिर्माण हो गया द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, उद्योग धंधे आते हैं। और वानिकी और मत्स्यिकी क्या हुआ, ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र। ओके, अगला प्रश्न देखिए बच्चे, क्वेश्चन है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रत्येक साल तैयार किया जाता है, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे। कौन तैयार करता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन या फिर वही ऑप्शन 5वां, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए फटाफट से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है ये प्रति वर्ष वार्षिक बजट से पहले क्या करता है, वित्त मंत्री जो होते हैं वो संसद में वार्षिक
आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं, उसको टेबल करते हैं। विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है आर्थिक समीक्षा के तहत। ओके, अगला प्रश्न देखिए बच्चे। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर किसमें बल दिया गया था, ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक थी? ये थी 1985 से लेके कब तक? 1990 ईस्वी तक 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसी में ये सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि की बात कही गई थी। इसमें जो वृद्धि दर रखा गया था वो रखा गया था 5% का लक्ष्य, लेकिन प्राप्त हुआ था इससे ज्यादा प्राप्त हुआ था। वास्तविक वृद्धि दर हुई थी 6%। सफल योजना थी बिल्कुल ही। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? आप लोग वीडियो को भगा के ना देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। आपको समझ बढ़ेगी, आपकी समझ शक्ति बढ़ेगी, आप समझेंगे टॉपिक्स को। ओके, औद्योगिक वित्त निगम का काम बताना है आपको। एक व्यापारिक बैंक के रूप में, एक विकास बैंक के रूप में, एक औद्योगिक बैंक के रूप में, एक कृषक बैंक के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जो औद्योगिक वित्त निगम है ये एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है औद्योगिक वित्त निगम। ओके, आगे देखें प्रश्न। क्वेश्चन है, कंपनी शेयर पर लिमिटेड होने का अर्थ क्या होता है? कंपनी अंश में लिमिटेड जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, बताइए क्या होगा? निवेशित राशि सीमित होना, सीमित धारकों का होना, निवेशित राशि असीमित होना, धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना, या फिर ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा लिमिटेड कंपनी की वो क्या होता है? धारकों का उत्तरदायित्व सीमित होना। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए बच्चे। क्वेश्चन है, भारत में नकद कोष अनुपात वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? नकद कोष अनुपात में वृद्धि करने से क्या होता है ये बताना है आपको। ठीक है, यह साख सृजन को कम करता है, साख सृजन में वृद्धि कर देता है, साख को प्रभावित नहीं करता है, उधार मौद्रिक नीति को दर्शाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। साख मींस क्रेडिट हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो नकद कोष में जो हुआ, नकद कोष में वृद्धि, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें यदि वृद्धि कर देते हैं तो क्या होता है? बैंकों के पास जो पूंजी होती है वो कम हो जाती है। सीआरआर होता क्या है? ये एक परसेंटेज होता है जो कि बैंक को रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो ये यदि बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? कैश बैंक के पास पैसे कम बचेंगे ऋण देने के लिए, तो साख का सृजन जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न उठता है कि सीआरआर में वृद्धि क्यों की जाती है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? सीआरआर बढ़ाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? किसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी? बेरोजगार व्यक्तियों से, जिसमें कि बेरोजगार व्यक्ति हो बहुत सारे, गृहिणियों बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों बेरोजगारी से, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहने से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बच्चे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? इसी का दूसरा नाम है क्या, बता सकते हैं आप लोग? इसी का दूसरा नाम है छिपी बेरोजगारी। क्या नाम है? छिपी बेरोजगारी। जो बेरोजगारी छिपी हुए फॉर्म में। अब तो आप बता दो क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति लगे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्थात उसमें उतने सारे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, वो एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था जॉन रॉबिन्सन ने। और ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये मुख्यतः कैसे देशों में पाई जाती है, बता सकते हैं आप लोग? तो ये पाई जाती है जनरली अल्प विकसित जो देश होते हैं उसमें पाई जाती है। ये बेरोजगारी के आंकड़े को कम दर्शाती है, क्योंकि दो व्यक्तियों को रोजगार मिला है, लेकिन वास्तविक रूप से यहां पे प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ओके, तो ये थे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें इस वीडियो का। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।